Assalamualaikum, welcome to Millet Bits. Now we are going to study hemolytic anemia. So what it actually means, it's the breakdown of our disease. But it is premature. Due to some external cause, definitely it is happening. कभी प्राइमरी कॉज भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज और एंजाइमोपैथीज, हम उस तरफ आते हैं. दूसरा ये एक्वायर्ड कॉज हो गया, इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन्स, ड्रग्स दैट कैन लीड टू दिस. हम बात ये करते हैं कि एनीमिया है लेकिन इट इज हीमोलिटिक, तो वो पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है. नॉर्मली द प्रेजेंटेशन इज pallor, weakness, fatigue, that is sometimes chronic and sometimes it is very sudden. Acute presentation depending upon the cause. फिश आपके पास ऐसे प्रेजेंट करता है. एंड एग्जामिनेशन पे जिस तरह हमने पहले कहा, we can appreciate the pallor, लेकिन हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है एनीमिया के साथ, दैट क्या इज द येलो डिस्कलरेशन ऑफ द कंजक्टिवा ऑन द स्किन, अगर बहुत ज़्यादा है. और इसके साथ sometimes we can get a palpable spleen, sometimes not in all the cases. ये तो हमें क्लिनिकल तौर पर मिल जाएगा और कोई ना कोई एविडेंस इन हिस्ट्री इज देयर. तो ये हमारे पास एक अप्रोच है कि पेशेंट कम विद द वीकनेस एंड फटीग, और हमने ये नोटिस किया कि सिर्फ पैलर नहीं है बल्कि इक्टेरस भी है, और इसके साथ हमारे पास स्प्लीन इसमें पैल्पेबल है किस मिलेंगे. हाउ वी वर्कआउट, हमने इसको वर्कअप इसका किस तरह करना है. सबसे पहले टू कंफर्म इज गेट अ ब्लड सीपी डन. हमें पता है कि एचबी वुड बी डिक्रीज, वी नो दैट, लेकिन इन द केसेस ऑफ immunity anemia, what about the MCV? MCV might be normal or increased. अभी increased क्यों है यहाँ हम एक तरफ आते हैं. देखिए the RBCs are broken down, ठीक, और there is response from the bone marrow. तो जितना जब आपको abrupt need है to replenish whatever is lost, तो उसकी वजह से आपके premature RBCs जो हैं they come into your circulation. So premature, these are reticulocytes. The reticulocytes, these are enlarged in size as compared to the mature RBC. So that's why MCV sometimes increases. और कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है hemolysis, तो नॉर्मल सेल काउंट आपके पास नॉर्मल सेल्स भी पड़े होते हैं और रेटिकुलोसाइट भी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होते कि MCV को जो है वो हायर रेंज लेके जा सके. फ्रॉम 76 to 96 है, उसी के दरमियान में रेंज रहती है. हमें पहले देखना है ये हो गया. हम तो कंफर्म द बिलिरुबिन इज इंक्रीज, जॉइंटनेस है, हम सीरम बिलिरुबिन कराते हैं, दैट इज इंक्रीज. हमें चेक करने के लिए इफ दिस इज हेमोलिसिस, वी गेट द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन. दैट इज increased, or we have the increased urinary urobilin. ये तो हमने बात कर ली कि एक्टिव ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास बिलिरुबिन जो है वो मर गया. बिलिरुबिन ही इंक्रीज है और ये यूरिन में आ रही है. लेकिन आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ तो उसके सिर्फ बिलिरुबिन तो नहीं, जब आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें से हमारे पास पोटेशियम भी रिलीज हुआ. बिलिरुबिन इंक्रीज लेवल ऑफ रिसीविंग पोटेशियम. जब आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ से एलडीएच भी निकला, तो बिलिरुबिन इंक्रीज लेवल ऑफ द lactate dehydrogenase, हमारे पास ये भी ज़्यादा है. So these are the investigations that we do to confirm hemolytic anemia. Now, how to make a diagnosis कि cause of hemolytic anemia क्या है, वो हम causes पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे. मेन ये याद रखने वाली बात है सबसे पहले कि जब कोई भी hemolysis आप एक्सपेक्ट करते हैं तो these are the investigations that we do to confirm that this is hemolytic anemia. Then according to the cause, according to the history, then we modify the next test.
सबसे पहले जो टाइप ऑफ हेरिडिटी के लिए हम डिस्कस करें दैट इज हेरिडिटरी spherocytosis. Means the RBCs are not of original shape जो होती है वैसे नहीं है, जो डिस्कॉइड शेप होती है RBC की वैसी नहीं है, इट लुक्स लाइक दिस। तो हम जानते हैं कि जो RBC का जो डायमीटर है इट्स ऑलमोस्ट 8 माइक्रोमीटर और जो हमारे पास कैपिलरीज का होता है दैट इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर। तो इसकी शेप ऐसी बनाई गई है कि जब भी यहाँ से गुजरे इट कैन स्क्वीज एंड देन गो विद द फ्लो। जब सेल साइज इतना है इट इज डिफिकल्ट टू पास थ्रू द कैपिलरी, तो दैट लीड्स टू डैमेज ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन और रिपीटेड डैमेजेस लीड्स टू हेमोलिसिस। it is triggered by few conditions, लेकिन जिस तरह लग रहा है कि इट्स अ congenital state, तो ये क्रॉनिक हेमोलिसिस होती है। एक स्टेबल क्रॉनिक हेमोलिटिक स्टेट है, तो अगर ये क्रॉनिक हेमोलिटिक स्टेट है तो इट वुड लीड टू एनीमिया होता है, मोस्ट स्वेलिंग, ठीक। और ये है तो इसका मतलब है कि सिंगल बिलिरुबिन भी रेज होता होगा, इसका मतलब है कि अनकंजुगेटेड पार्ट है वो रेज होता होगा। इसका मतलब है कि these patients have pigmented dark spots। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बात की, ये तो उस कंडीशन हो गई जब क्रॉनिक स्टेट है। ट्रिगर इस तरह हो सकता है, there are multiple factors that can trigger this hemolysis into might lead to hemolytic crisis or sometimes to just increase in the hemolytic state, no needing transfusion, लेकिन there is increase in the rate of the hemolysis। तो वो क्या conditions हो सकती हैं? Any stressful conditions। They would be like infection, the dehydration, normal HB9 तक चल रहा है, लेकिन ये condition with HB suddenly drops, the bilirubin suddenly raises, the patient comes with you with the pallor, with the fatigue, और आप देखते हैं कि patient joint डिस्टर्ब। और in the cases of pregnancy में आपके पास megaloblastic crisis आता है, because they have a chronic hemolytic state, they need folic acid, and in the pregnancy there is also increased metabolic demand, तो जिस वजह से आपके पास folic acid की deficiency की वजह से metabolic crisis आपको हो सकता है। And then another infection very important, the aplastic crisis। In this condition we know that parvo B virus that lead to aplastic crisis, that lead to hemolytic crisis as well in these patients। So how we investigate such a patient? सबसे पहले to confirm that it is hemolysis, we start the baseline same drill with any hemolytic anemia। If the HB this is decreased, the MCV sometimes it is normal, but in the case of megaloblastic crisis है तो it can be increased। हम जानते हैं कि unconjugated bilirubin is increased, हम जानते हैं कि serum potassium would be increased, serum LDH would be increased। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या स्पेशल चीज़ है जो आपके पास G6PD डेफिशिएंसी में होगा? जो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में हम बात कर रहे हैं। इसमें खास चीज़ और क्या हमारे पास होगी? हम जब ऐसे पेशेंट का पेरिफेरल स्मेयर जब हम कराते हैं, we can appreciate the spherocytes। हमें spherocytes नजर आते हैं, and how we confirm it is called the osmotic fragility test। देखिए
हम जिस तरह कह रहे हैं कि जब इंटेग्रिटी सेल मेम्ब्रेन की वैसे नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस ग्लोबुलर, तो इट मीन्स कि इट इज फ्रेजाइल एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल आरबीसीज। तो क्या करते हैं, वी पुट दैट आरबीसीज इन अ सॉल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक, sorry, that is hypotonic as compared to the RBCs. So all of the fluid will go inside the RBC will swell and then rupture. So this, from this we check the osmotic fragility and we confirm that this is hereditary spherocytosis. Now how we treat? अच्छा, हम जिस तरह जानते हैं कि that's chronic hemolytic state है, ठीक है, इसमें what we can do only is to give folic acid, we give 5 months 5 milligram for at least 3 months if a crisis occurs. Otherwise we can continue with this folic acid for years and years. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली कि जब भी कोई कंडीशन होती है लाइक इन्फेक्शन, लाइक डिहाइड्रेशन, प्रेगनेंसी, will correct the main condition. Correct the cause और साथ हम सप्लीमेंट देते हैं फॉलिक एसिड का। अब बावजूद इसके ये हमारे पास ये हो रहा है कि देयर आर रिपीटेड हेमोलिटिक एपिसोड्स। अब हम क्या करेंगे? Now this is the condition where we move to the for the surgical intervention in the form of splenectomy. और याद रखिए हम when we remove the spleen then we have to give prophylaxis for the capsulated organisms like pneumococcus, like meningococcus, like influenza. So when do we need blood transfusion in these conditions? Same जिस तरह है कि जब कोई भी हमारे पास drastic condition like MI, like heart failure, then we can transfuse the patient with blood. Otherwise, this is the usually the treatment modality to correct the cause to give the folic acid supplementation. So the next type of hemolytic anemia is G6PD deficiency. This is an enzymopathy, it's deficiency of an enzyme. Usually this enzyme, okay, it protects the RBCs from oxidative stress. And these can be due to drugs like in the form of sulfur drugs, antimalarials, penicillins, fava beans. So a normal person जिसमें आपके पास ये level normal है, oxidative stress is usually countered by the G6PD, by this enzyme. In the patients with this enzyme is deficient, इनमें क्या है कि whenever there is oxidative stress, there is hemolysis. So this hemolysis is different from that one we have discussed earlier because of the episodicity. It's usually episodic. Usually the stressor is present and the presentation is same, like weakness, fatigue, lethargy. And what do you observe? The patient has pallor, patient is ecteric, and this patient has the pallor by spleen as well. अब हमारे पास आता है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट
जिस तरह हमने पहले कहा कि जो भी आपके पास हेमोलिटिक एनीमिया, फर्स्ट वी कंफर्म दैट क्या दिस इज हेमोलिटिक एनीमिया। उसके लिए हम वहीं से शुरू करते हैं। ड्रिल के HB इज डिक्रीज्ड, the MCV can be normal to increase, the serum bilirubin is increased, serum potassium and the LDH, these are increased. So we have confirmed it. Now to check and to confirm that this is G6PD deficiency, हम क्या करते हैं पेरिफेरल्स में, पेरिफेरल्स में हमें क्या नजर आता है, तो वाइट सेल्स और the blister cells and Heinz bodies. अब यहाँ एक बात रह जाती है कि Heinz bodies क्या चीज़ है। यूजली जब आपके पास RBC है, it gets destroyed like this. तो RBCs के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, that वो किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, इस तरह बड़ा। तो इसको हम जब पेरिफेरल में देखते हैं वही लेबल है Heinz bodies, and these are present in G6PD deficiency. Now how to treat such a patient? हम जानते हैं there is a trigger. Whenever there is a trigger, remove the trigger. First, and then हम जानते हैं patient has taken penicillin and then he or she has came with this condition. We stop the drug and we start folic acid for about 3 months, and in the future we counsel refrain from such drugs. Then another type of hemolytic anemia is autoimmune hemolytic anemia. So it means the hemolysis is secondary to the autoimmunity. तो हमारे पास कैसे पता चलेगा है, कोई ना कोई क्लू होगा, like a patient has SLE, patient might be having RA, or there are some conditions जिसमें antibodies हमारे पास बनती हैं, some infections like community acquired pneumonia caused by mycoplasma pneumonia, or in the conditions like myeloproliferative disorders, right, chronic myeloid leukemia. So clue for autoimmune hemolytic anemia is that the patient has a history of these diseases and now he or she comes with pallor, progressive weakness and lethargy. Same. And on examination we get the stigmata of cause like SLE, rash, hair loss, arthralgias, in the RA, deformities or the active inflammation. In the cases of community acquired pneumonia with the mycoplasma, there is dry cough, there is chest X-ray, having consolidation. In the case of CML, we have the history of having this condition for the last couple of years. On examination, splenomegaly, hepatomegaly. So examination, there are stigmata of the cause, there are causing this, and then we can appreciate the pallor and we can appreciate the ectasis. So regarding the workup, same, the investigations, the confirmation of the diagnosis is the same as we have done. From HB to serum potassium antibody is the same. And now to confirm the diagnosis, that it is for the SLE we do anti-DS DNA. For the RA, what we do? Anti-CCD. For mycoplasma pneumonia, we know that the patient has XHS or we can get XHS and get there is multiple opacities
And in the CML, we have the blood complete picture, or we have the history, and then we can go for the Philadelphia chromosome, cytogenetic studies. So this is for the confirmation of the diagnosis that it is secondary to this. Now, in some conditions of the autoimmune hemolytic anemia, we have splenomegaly as well. So if the clinically spleen is not palpable, then we can go for the ultrasound abdomen as well to get enlarged spleen. So how we treat? Main is treat the cause. Usually in the autoimmune, what we give? Steroids and immunosuppressants. And if there is crisis, then the blood transfusion. So, the last one, there is paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. As the name says, when it is episodic, it is nocturnal, and there is HB in the urine. That means कहीं ना कहीं hemolysis हमारे पास हो रही है. It mostly occurs at night and then it appears in the urine. इसका मतलब है कि this is intravascular hemolysis. That usually occurs at night. It is associated with two more other conditions or two more associations that अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं. मेन इसमें याद रखना कीजिए कि if this is your RBC, there is a GPI anchor. What it does, it protects the red blood cells from any toxins. It protects RBC to get hurt. So at the night, if there is deficiency of this anchor, then the RBCs they get hemolyzed. And usually a patient is young and it comes with these symptoms. The episodic, there are episodes of cholera. Along with that, there are two more symptoms that you just need to remember, that there is evidence of hypoplastic bone marrow, and there is evidence of venous thrombosis. You don't need to know कि इनकी pathology क्या है. This is enough for you. And how we treat such a patient? Whenever there is a hemolysis, what we do? We give folic acid supplements, and in the case there is thrombosis, then you get the anticoagulants. That is all you need to know regarding the hemolytic anemia. Thank you very much.